चर्चा की शुरुआत सबसे पहले झारखंड के नतीजों पर। कहां से किसने जीत हासिल की, कहां से किसने रण गंवाया। खूंटी से कालीचरण मुंडा जीत चुके हैं। कालीचरण मुंडा खूंटी से अर्जुन मुंडा को पछाड़कर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को पछाड़ दिया। 1445 वोट से मैच जीते थे। अन्नपूर्णा देवी कोडरमा से जीत हासिल किया। अन्नपूर्णा देवी ने भाकपा माले से विनोद सिंह को हराया। कद्दावर उम्मीदवार विनोद सिंह महेंद्र सिंह के सुपुत्र। गिरिडीह चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू से जीत हासिल की। चंद्र प्रकाश चौधरी ने निकटतम प्रतिद्वंदी बने मथुरा महतो। हालांकि जयराम ने भी काटे 3 लाख से ज्यादा वोट। ढुल्लू महतो धनबाद से जीत हासिल की। ढुल्लू महतो ने अनुपमा सिंह को हराया। बेरमो विधायक अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह। मुकाबला टक्कर का बताया गया, लेकिन ढुल्लू महतो ने निर्विवाद जीत हासिल की। गोड्डा से निशिकांत दुबे एक बार फिर गोड्डा में निशिकांत का तहलका। प्रदीप यादव को हराया। गोड्डा से दीपिका सिंह पांडे का टिकट काटकर प्रदीप यादव को दिया गया था। बीडी राम ने पलामू से बिल्कुल आसान सी जीत हासिल की। पलामू वो सीट बन गई थी जहां आरजेडी और कांग्रेस में तनातनी थी। आरजेडी को टिकट मिली, ममता भुइयां चुनाव लड़ी और परास्त किया गया ममता भुइयां को। रांची से संजय सेठ ने चुनाव जीता, लेकिन दिल जीता यशस्विनी सहाय ने। सुबोधकांत सहाय अपने पिता से भी ज्यादा वोट लेकर आई। यशस्विनी सहाय पहली बार चुनाव में उतरी, दमदार उपस्थिति दर्ज करा दी अपनी। कालीचरण सिंह चतरा से चुनाव जीता। कालीचरण सिंह ने भाजपा से कांग्रेस के केएन त्रिपाठी को हार का सामना करना पड़ा। राजमहल एक बार फिर विजय हांसदा के खाते में। विजय हांसदा के पाले में कुछ नहीं कर सके लोबिन। मुकाबला तक त्रिकोणीय नहीं हो पाया। ताला मरांडी को हार का सामना करना पड़ा। नजदीकी प्रतिद्वंदी रहे ताला मरांडी। सिंहभूम में जोबा का जलवा। जोबा मांझी ने सिंहभूम से जीत हासिल की। गीता कोड़ा को हराया। पार्टी बदलकर कांग्रेस से बीजेपी में गई थी। गीता कोड़ा को हार का सामना करना पड़ा। हजारीबाग मनीष जायसवाल की जीत। जेपी पटेल को जनता ने नकार दिया। पहले झामुमो से भाजपा, भाजपा से कांग्रेस, जनता ने नकारा पटेल को। सुखदेव भगत लोहरदगा से अप्रत्याशित जीत कह सकते हैं। लोहरदगा से सुखदेव भगत की। समीर उरांव को हराया। निकटतम प्रतिद्वंदी समीर उरांव। चमरा लिंडा भी उतरे थे, गठबंधन के साथी थे, लेकिन चुनाव में उतर गए थे। लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय नहीं कर सके। दुमका भी अप्रत्याशित जीत। नलिन सोरेन ने चुनाव जीता। जेएमएम से सीता सोरेन को हराया। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी शिबू सोरेन की पुत्रवधू गीता सोरेन चुनाव हार गई। निशिकांत दुबे दिख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से विजयी प्रत्याशी निशिकांत दुबे। चुनावी नतीजे सामने आने लगे हैं। जो दिखाया हमने आपको, तमाम झारखंड का रुझान हमने आपको दिखा दिया। करीब करीब ज्यादातर लोगों को जीत हासिल हो चुकी है। कहीं औपचारिकताएं बाकी हैं जो थोड़ी देर में दूर हो जाएंगी। इसके साथ साथ गांडेय विधानसभा से कल्पना सोरेन ने भी जीत हासिल की। कल्पना सोरेन 26,000 वोटों से जीत कर गई और अब मंत्रिमंडल में उनका स्वागत किया जाएगा। झारखंड सरकार में उनका स्वागत किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना। रुक करते अपने अतिथियों का। हमारे साथ जेएमएम से धीरज दुबे जुड़े हैं। आजसू से परवाज खान साहब जुड़े हैं। परवाज साहब, लोकसभा चुनाव 2024 ने सारे पैराशूट लैंडिंग को नकार दिया है, करारा जवाब दिया है। बात आईएनडीआईए की करें या बात एनडीए की करें, सबको करारा जवाब मिला है। गीता कोड़ा ठुकरा दी गई, सीता सोरेन ठुकरा दी गई एनडीए से। वहीं अगर बात करें हजारीबाग से जेपी पटेल भी ठुकरा दिए गए। पैराशूट लैंडिंग लेकर आए थे, नतीजा सामने है। धन्यवाद अभिषेक। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान दिया गया है और लोकतंत्र की मालिक जो जनता है, उसका फैसला सर आंखों पे होना चाहिए।
ये नकार जिस तरह से होता है, आजसू पार्टी हमेशा बोलती है कि प्रयास करना चाहिए और वो हम लोग प्रयास करते आ रहे हैं, जिसमें अगर प्रयास का अगर मान लीजिए कमी हुई तो उसको जनता की अपना जवाब पर मतदान के थ्रू दे दी है। इसमें देखना है, मज़ेदार बात ये है कि कम से कम जो चलते आ रहा था देश की राजनीति में, विपक्ष के पास विपक्ष का नेता नहीं हुआ करता था, क्योंकि जितने भी सीटें आती हैं उसकी 10वां हिस्सा जब मिलता है तब विपक्ष को एक सीट मिलती है। अब तो विपक्ष को एक चलिए सीट मिल गया, अब सकारात्मक राजनीति विपक्ष का भी देखना पड़ेगा कि वो कितना रचनात्मक देश की सुदृढ़ बनाने में अपना भूमिका निभाते हैं। चलिए, विपक्ष को चेहरा नहीं मिल रहा था ये कहना मुश्किल है, क्योंकि लोकतंत्र है और डेमोक्रेसी में विपक्ष ने हमेशा लोकतंत्र का सहारा लिया कि चुनाव होने के बाद हम चेहरे का ऐलान करेंगे। धीरज, विपक्ष को चेहरा नहीं मिल रहा था, बड़ा आरोप है INDIA पे। चेहरा नहीं, उसमें सीट होता है कि आप जितने सीट जो लोकसभा में रहती है उसका 10वां हिस्सा में विपक्ष का एक पोजीशन होता है। वो विपक्ष को 2014 में भी नहीं मिला था, 2019 में भी नहीं मिला था, इस बार मिला है। अब उसमें ये देखना है कि अच्छा, आप सीटों की बात कर रहे थे, सीटों की बात कर रहे थे कि सीटों की दावेदारी में कहीं ना कहीं विपक्ष फिसड्डी हो जा रहा था। 2024 में कम से कम बराबरी की टक्कर होगी। लेकिन यही है धीरज की लोकतंत्र की तो खूबसूरती यही है, लोकतंत्र में अगर विपक्ष मजबूत ना हो तो फिर भला लोकतंत्र चलेगा कैसे? देखिए, यही तो खूबसूरती थी। अगर हम 21वीं सदी से पहले चले जाएं, 1990 के दशक में चले जाएं, तो जो सम्मान पक्ष और विपक्ष में होता था एक दूसरे के प्रति, और मुद्दों पे टीका टिप्पणी हुआ करता था, राजनीति मुद्दों पर हुआ करती थी, कभी भी व्यक्तिगत लांछन नहीं लगाए जाते थे, और एक दुर्भावनापूर्ण अपराधी और कह सकते हैं कि विरोधी दुश्मन जैसा व्यवहार नहीं होता था। लेकिन ये परंपरा कब से जागृत हुई? जब से जागृत हुई, और आप देख सकते हैं कि संसद में 165 सांसदों को, लगभग सभी विपक्ष के सांसदों को ये निलंबित कर देना, माइक उनके ऑफ कर देना, विपक्ष के नेताओं पे रेड पड़ना, पक्ष में उन अगर भ्रष्टाचारी का आरोप, जिसको भ्रष्टाचार का आरोप लगता है वो उनके पक्ष में चले जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होना। ये सारा चीज जनता समझ रही थी। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जितने पैराशूट लैंडिंग हुए वो सारे पैराशूट लैंडिंग को जनता ने नकार दिया। और एक रिपोर्ट आज का जो है अभिषेक जी कि धीरज जी, 1 मिनट आपको रोकना चाहेंगे। सुदेश महतो साहब से बात कर रहे हैं, हमारे सहयोगी। हमसे जुड़ी है, हमारी पार्टी से जुड़ी है, NDA से जुड़ी हुई है। इस भावनाओं का सम्मान पूरे समय काल तक करने की पूरी कोशिश होगी। थोड़ी मार्जिन में कमी रह गई, पिछले बार 2.5 लाख, इस बार नहीं। ये पूरे देश भर का पेटेंट है। जब ध्रुवीकरण होता है, जब चुनाव का, जब 2 पक्ष में चुनाव लगते हैं तो 1 का 2 का सीट को देश भर में छोड़ दो, बाकी सारे कॉन्टेस्ट में रहेंगे। ये पहले भी मैंने कई बार आपको कहा है कि जो पहले का जो वातावरण है वो वातावरण अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि देश के अंदर में तुष्टीकरण की राजनीति ने इतना बड़ा घर बना लिया है कि वो एक ध्रुवीकरण का एक स्वरूप लिया है। लेकिन ये पूरे देश भर में NDA एक जीत के जो मार्जिन है उससे ऊपर 300 के आसपास का परिणाम सामने आया है, और फिर से इस देश में NDA की गवर्नमेंट फिर से स्थापित होगी। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी इसका नेतृत्व करेंगे। गिरिडीह में राजनीतिक समीकरण भी इस बार बदले हुए थे, ये क्या उसका असर था? ये नहीं, ये सब जगह का है। मैं कभी भी एक जगह का फोकस नहीं करता। आप अभी कई आचरण देख रहे हैं, मैं पहले भी उसकी कल्पना किया था, बाद में भी, और आज में भी कुछ घटनाएं जो सामने दिखी है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का या उस पर उत्पन्न होने वाले निर्णय का सम्मान नहीं कर सकते, वो उनको लोकतंत्र में आने का ही अधिकार नहीं बनता है। दादा, रिजर्व सीटों पर कहीं ना कहीं आप लोग पिछड़ गए, 5 रिजर्व सीट। मूल्यांकन होगा, इन सभी चीजों पर मूल्यांकन होगा बाद में। लेकिन देश के अंदर में इतनी स्पर्धा के बाद भी इतने लोग एक पटल पर केवल NDA को रोकने के लिए जो आने वाले दल के बाद भी परिणाम सामने। विधानसभा में इसका रिफ्लेक्शन दिखेगा 24? नहीं, इन कमियों पर समीक्षाएं होंगी, निश्चित रूप से समीक्षाएं होंगी, और कोशिश करेंगे। जो हर चुनाव अलग अलग भाव से लड़ा जाता है। जब हम देश का चुनाव लड़ते हैं तो देश के चुनाव में देश के उद्देश्य को लोग सामने रखते हैं। रीजनली हम आएंगे तो एकदम अलग सा चुनाव होगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन राजा के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 बोकारो। किया हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ। आज सुबह से ही हम रुझान को लेकर, वोटिंग परसेंटेज को लेकर तमाम तरह की बहस कर रहे थे, लेकिन ये बहस होगी PM के भाषण को लेकर। हमारे साथ JMM से धीरज दुबे जी जुड़े हुए हैं, हम उनका रुख करेंगे। धीरज जी, सबसे पहला सवाल, मैं देख रहा था कि जब PM संबोधित कर रहे थे कार्यकर्ताओं को, आप उस वक्त को नोट डाउन कर रहे थे, क्या पॉइंटर्स पसंद आ गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के? नहीं, 2-3 चीजें जो है सो उनके वक्तव्यों में सुनने को मिला। एक तो
जैसे जिस तरह से आज अपने सहयोगी दल को वो तरजीह दे रहे थे, बीजेपी न कहते हुए एनडीए का नाम बार बार जो है जेपी नड्डा साहब के मुंह से भी सुनने को मिला, हमारे प्रधानमंत्री जी को भी के मुंह से भी सुनने के लिए मिला। और पहली बार देखा मैंने कि जो जनता ने मैंडेट दिया, उस मैंडेट के बाद जेपी नड्डा जी कॉन्फिडेंस में बोल रहे थे और उनको कोई डर भय नहीं था कि हाँ हम केंद्रीय पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो मुझे बोलना चाहिए। वो निर्भीक होकर अपनी बातों को रख रहे थे और मोदी जी भी शालीनता के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। और उन्होंने जो भाषण दिए उसमें साफ नजर आ रहा था कि ये उनका एक तरह से विदाई भाषण है। और जनता को जैसे वो बोल रहे थे कि मुझे देखकर वोट एनडीए का तो फुल मैंडेट मिल गया, विदाई भाषण आप कैसे कह रहे हैं? इसलिए मैं बोल रहा हूं आयुष जी कि भारतीय जनता पार्टी को भी पता है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी पता है कि जो उनके सहयोगी दल में है उसको भी तो इन्होंने आईना दिखाने का काम किया है, उसको भी तो इन्होंने नुकसान पहुंचाने का काम किया है। जनता दल यूनाइटेड के मणिपुर में 6 में से 5 विधायक को इन्होंने तोड़ के खुद में बीजेपी में शामिल करा लिया था। कई मंचों से सरेआम जलील करने का काम जो है नीतीश कुमार का इन्होंने किया है। तो इनको पता है कि नीतीश कुमार जी का अंतरात्मा का आवाज कभी भी आ सकता है और वो निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि वो मतलब आज भी देश के नीतीश कुमार है इस मैच के, इस आज भी इस देश के सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं। और जिस तरह का प्रदर्शन होते हुए वो बाउंस बैक किए हैं बिहार में, वो साबित करता है कि वो राजनीतिक खिलाड़ी हैं, राजनीति में माहिर हैं। और उसी तरह से तेलुगु देशम पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी जो सीटें आई हैं, नीतीश कुमार और कह सकते हैं टीडीपी, जेडीयू और टीडीपी पर अब निर्णय टिका हुआ है कि वो देश के साथ जाना चाहेंगे या अहंकार और तानाशाह को फिर बढ़ावा देना चाहेंगे। अभी भी लोगों की नजरें बनी हुई हैं। जवाब ले लेंगे धीरज जी। फिलहाल एक ब्रेक का समय हो चुका है और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो परवाज जी से जवाब लेंगे कि आखिरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कितने बड़े फैक्टर होंगे इस एनडीए सरकार में। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। तो हम चर्चा कर रहे थे पीएम मोदी के भाषण को लेकर, जहां जेएमएम ने इसे विदाई भाषण करार दिया और साथ ही कहा है कि अब पीएम मोदी अपने एनडीए गठबंधन के लोगों को ज्यादा तरजीह देने लगे। इस पर हम सवाल करेंगे और इस सवाल का जवाब लेंगे परवाज खान जी से। परवाज जी, एनडीए में अब नीतीश बाबू और चंद्रबाबू की भूमिका बेहद मजबूत नजर आ रही है। बहुत लग रहा है कि इन लोगों को तवज्जो मिलने वाला है, कारण क्या है? आयुष जी बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, एनडीए का जो गठन हुआ और एनडीए का एक चेहरा है, माननीय श्री प्रधान नरेंद्र मोदी जी का जो चेहरा पे एनडीए के लोगों ने विश्वास किया और वो गठबंधन बना। आप देखिएगा जो इनका डॉट डॉट वाला जो गठबंधन रहा है, इसमें कोई चेहरा नहीं है। सर्वसम्मति से माननीय प्रधानमंत्री को चेहरा बना के एनडीए लड़ा और एनडीए इसी में एकजुटता दिखा रहा है। रहा बात आप जो बोल रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू हों चाहे नीतीश कुमार जी हों, तो देखिए सरकार जब अपने एनडीए की रहेगी और राज्य में भी रहेगी तो जो डबल इंजन की जो सरकार है उसमें देखिए विकास की गति को बहुत तेज मिलती है। अब जैसे चंद्रबाबू नायडू जी का जो डिमांड चल रहा है आंध्र प्रदेश को, जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना जिसे अलग होने के बाद जो उनका डिमांड डबल इंजन की बात कही, ये ऐसे आपके बोगी हैं इस ट्रेन के जो कभी भी डिरेल हो जाते हैं और पहले भी हुए हैं, इसीलिए सवाल उठ रहा है। नहीं, डिरेल का इसमें है नहीं ना, इसमें अभी पायलट पे भी डिपेंड करता है और जो विकास का लेके सब कुछ बना हुआ है। जो मैं वही बता रहा था कि जब आंध्र प्रदेश का जब तेलंगाना एक अलग बना, जो आंध्र प्रदेश का जो स्पेशल स्टेटस का जो मांग है उसके साथ में अगर एनडीए के साथ में है जो समन्वय स्थापित करके ये सब चीज को देखते हुए डबल इंजन की सरकार में वो उन्नति की तरफ ही चलेंगे। धीरज जी, देखिए इस मैंडेट से अगर सबसे ज़्यादा कोई खुश हुआ है तो इसमें जो है भाजपा के कार्यकर्ता भी खुश हुए हैं आयुष जी, और भाजपा के कई नेता भी खुश हुए हैं। रविशंकर प्रसाद जी को जो है केंद्रीय मंत्री से हटा दिया गया, किरण रिजिजू जी को हटा दिया गया। रविशंकर प्रसाद को जीत हासिल हुई है, हाँ हासिल हुई है, लेकिन वो केंद्रीय मंत्री थे, उनको हटा दिया गया। किरण रिजिजू जी को भी हटा दिया गया था। यहाँ तक स्मृति ईरानी जी का भी डिमोशन किया गया। हमारे नितिन गडकरी जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग केंद्रीय मंत्री हैं, हमको कहने में कोई गुरेज नहीं है, उनको भी भाजपा अपने कोर कमेटी जो संसदीय दल का, इस बात को लेकर कई सवाल, हाँ संसदीय दल का जो सूची जारी किया था उसमें से उनका नाम हटा दिया था। यहाँ तक कि जो पहली सूची जारी हुई थी बीजेपी का उसमें भी नितिन गडकरी जी का नाम नहीं था। तो ये जो अहंकार पनप के सामने आया था, और इसमें सबसे बड़ा जो
चीजें मायने रखती है आयुष जी, कि अपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर और बाहर से बोरो प्लेयर को लाकर थोप देना। चलिए, पार्टी को सींचने में कार्यकर्ता काम करते हैं और आखिरी- कई जगह देखने को मिला। आयुष जी, और आपको आयुष बता जी, दूं कि 25 लोगों को उन्होंने शामिल कराया था, जिसमें से 20 चुनाव चलिए हार ठीक चुके है, ये हैं। मुद्दे और भी गर्म नहीं है। एक आखिरी कमेंट लेना चाहेंगे प्रभात जी से, आखिरी 10 सेकंड प्रभात जी। नहीं 10 सेकंड वही बोल रहा था कि धीरज जी जो बोले, इनको सरकार का मंत्रिमंडल कौन हटे और कौन ये देख रहे हैं, लेकिन ये भी देखिए कि जो सरकार जो आखिरी कार्यकाल का आखिरी दिन जो गिन रही है, इसमें पूरा एक मंत्री का स्लैब खाली रहा जी, शेड्यूल कास्ट का कोई नुमाइंदा नहीं दे पाए। आप ये बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं, इसलिए देखिएगा ये जनरल इलेक्शन होने के बाद अब हम लोग झारखंड इलेक्शन में जाएंगे और जनता चलिए अब इनको विदाई झारखंड वर्ष इलेक्शन दिखाई के देगी। दरवाजे पर बहुत जल्द दस्तक दे देगा। और प्रभात जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और धीरज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।